हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडुआरवाई में। आज क्लास 9th की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की क्लास है। लेसन नंबर 2 है, यानी अध्याय 2 है और इस लेसन का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है, चलिए तो आज हम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ हैं और आप लोगों का सहयोग बना रहे, मैं यही चाहता हूँ। और जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। और मैं जितनी भी चीज़ें हैं, मैं इस कंटेंट को आपको पहले ही बता देता हूँ क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 की है, चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर का नाम है समाजवाद और रूसी क्रांति, यानी कि वहाँ यूरोप समाजवाद और रूसी क्रांति है। ठीक है, तो चलिए तो आज हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमको जानना है। 18वीं 19वीं सदी में यूरोप में सामाजिक परिवर्तन, रूढ़वादी, उदारवादी और क्रांतिकारी विचार, इसके बारे में सीखेंगे। औद्योगिकरण और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इसके बारे में सीखने वाले हैं। समाजवाद का उदय कैसे हुआ, समाजवादी विचारक कौन कौन है, ठीक है। समाजवादी आंदोलनों को मिला समर्थन कैसे मिला है, रूस में समाज और राजनीति 1914, ठीक है। और 1905 की क्रांति और उसका प्रभाव क्या पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध और रूस की स्थिति क्या हुई, फरवरी क्रांति क्या हुई, अक्टूबर क्रांति क्या हुई, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, यूपीएससी के लेवल से देखा जाए तो ये इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, मेंस में। ठीक है, मेंस में भी और प्री में भी मैंने देखा है कि क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं यहाँ से। सोवियत सरकार और सुधार, स्टालिन का उदय और सामूहिक खेती, परिणाम और आलोचना और सोवियत व्यवस्था से सीधा व्यवस्था से सीख। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं और इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें। ऐसे नहीं कि फिजूल की चीजें बताई गई, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं इस चैप्टर के अंतर्गत रखने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 18वीं 19वीं सदी में यूरोप में सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति यानी कि 1789, आप एग्जाम में पूछता फ्रांसीसी क्रांति कब हुई है तो बताएंगे 1789 के बाद समानता, स्वतंत्रता और बंधुआ के विचार पूरे यूरोप में फैल गए। तो जैसे इंसान के अंदर विचार आते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई 1889 में, उसमें क्या क्या चर्चा की गई, किन किन शब्दों को लिया गया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचार को, ये पूरे यूरोप में फैल गया। समानती व्यवस्था, ठीक है, फेडरल सिस्टम यानी कमजोर होने लगी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। तो समानती व्यवस्था जो थी ना, बहुत ही पहले बहुत दृढ़ स्ट्रांग थी, मजबूत थी। पर जब से फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ कर दी गई, धीरे धीरे चीजें कमजोर होने लगी। चर्च और राजाओं की निरंकुश शासन सवालों के घेरे में आया। लोग लोकतंत्र और जनता की भागीदारी की मांग करने लगे। बात भी सही है, जब शोषण होगा समाज में, लोग जनता का शोषण होगा तो स्वाभाविक है जनता भागीदारी रहेगी। औद्योगिक क्रांति ने नए वर्गों को जन्म दिया, पूंजीपति, इंडस्ट्रियल लिस्टेड और मजदूर यानी वर्कर, पूंजीपति और मजदूर वर्ग, ठीक है, दो वर्गों में बट गया। ग्रामीण समाज की ग्रामीण समाज भी बदल रहा था। खेती का नया ढांचा, मशीनों का प्रयोग। अब देखिए खेती में भी नई चीजें, धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं, मशीनों का मशीनीकरण हो रहा है, लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। सोचिए जो काम के 20 एक काम में 20 मजदूर काम कर रहे थे, आज एक ही मशीन काम कर रही है। तो उन लोगों का जीवन स्तर और भी बदतर होता चला गया, जिससे कि लोगों के जीवन में सुधार की जगह उनकी दैनिक स्थिति और बिगड़ती गई। परंपरावादी धीरे धीरे बदलाव चाहते थे, उदारवादी संविधान और अधिकार चाहते थे। समाज में हर हिस्से में बदलाव की मांग थी, लेकिन अलग अलग रूपों में। यूरोप के हर हिस्से में यह परिवर्तन अलग गति से हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। रूढ़िवादी उदारवादी क्रांतिकारी विचार कैसे जन्मे। उदारवादी, अब देखिए उदारवादी क्या चाहते थे, ये लोग संविधान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा चाहते थे। कौन? उदारवादी लोग।
उदारवादी चाहते थे कि वोट का अधिकार केवल शिक्षित और संपन्न लोगों को मिले। क्रांतिकारी ये आम जनता और मजदूरों के अधिकारों के पक्षधर थे। ठीक है, तो उनका मानना था कि वोट का अधिकार सभी नागरिकों को होना चाहिए। जो क्रांतिकारी लोग थे, रूढ़िवादी, वे पुराने राजतंत्र को चित्र की सत्ता बनाए रखना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी सुधार की जरूरत को स्वीकार किया। इन तीनों धाराओं ने मिलकर यूरोप की राजनीति को प्रभावित किया। इसी बहस से समाजवाद और मजदूर आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अलग अलग देशों में इन विचारों के अलग अलग परिणाम देखने को मिलने लगे। चलिए देखते हैं आगे क्या औद्योगिकरण और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या क्या थे। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। बड़े बड़े कारखाने बने, मशीनों का इस्तेमाल बढ़ गया, मजदूर वर्ग यानी वर्किंग क्लास तेजी से बढ़ने लगा। मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी। 12 से 15 घंटे काम करवाए जाते थे, कम मजदूरी दी जाती थी। महिलाएं और बच्चे भी कारखानों में कठोर काम करने लगे। काम के घंटे लंबे थे, जीवन स्तर खराब होने लगा, झुग्गी झोपड़ियों का विकास, बस्तियों का विकास तेजी से होने लगा। पूंजीपति अमीर होते गए और मजदूर गरीब। इससे अमीर गरीब की खाई और गहरी हो गई। समाज में असंतोष बढ़ा, जिससे मजदूर संगठन बनने लगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो आज देखी जा रही हैं, ऐसा नहीं कि अचानक परिवर्तन हो गई, बहुत सारे टाइम लग गया इन चीजों को बदलने में। अब देखिए यहाँ पे समाजवाद का उदय कैसे हुआ। समाजवादी विचारक, औद्योगिक अन्याय और समानता ने समाजवाद को जन्म दे दिया। समाजवादियों ने निजी संपत्ति का विरोध किया। उनका कहना था कि उत्पादन के साधन क्या क्या है, भूमि, कारखाना, मशीन, सबको साझा हो। समाजवादी मानते थे कि सरकार को मजदूरों और किसानों के पक्ष में नीतियां बनानी चाहिए। बात भी सही थी। इंग्लैंड के रॉबर्ट ओवेन ने न्यू हार्मनी नामक आदर्श समाज बनाने का प्रयास किया। अब देखिए इंग्लैंड के एक समाज बनाने का इन्होंने प्रयास किया है। इनका नाम है रॉबर्ट ओवेन और न्यू हार्मनी नामक आदर्श समाज बनाने का इन्होंने प्रयास किया। फ्रांस के लुइस ब्लांक ने रोजगार और काम की गारंटी का विचार दे दिया। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का भी सिद्धांत दिया। ठीक है, मार्क्स ने कहा कि मजदूर ही इतिहास को बदलने वाली शक्ति है। उन्होंने वर्ग यानी संघर्ष, क्लास स्ट्रगल और समाजवादी क्रांति की बात कही मार्क्स ने। अब देखिए समाजवादी आंदोलनों को मिला समर्थन कैसे। 19वीं सदी में समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गए। मजदूरों और किसानों को संगठन बनाने लगे। ट्रेड यूनियन ने मजदूरी और काम के घंटे सुधारने की मांग की। उठाई समाजवादियों ने चुनावों में भी भाग लेना शुरू किया। 1870 के बाद समाजवादी पार्टियों के कई देशों में बनी। जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी बहुत प्रभावशाली बन गई। मजदूरी यानी मजदूर आंदोलनों ने पूंजीपतियों और सरकारों पर दबाव डाला। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी संगठन बने। इन आंदोलनों ने आगे रूस की क्रांति को भी प्रभावित किया। रूस में समाज और राजनीति 1914। रूस में जार का निरंकुश शासन था। संविधान या संसद कोई भी शक्ति नहीं थी। अधिकांश लोग किसान थे जिनकी हालत बहुत खराब थी। किसान छोटे छोटे भूखंड पर जीविका चलाते थे। उद्योगों में मजदूरों की स्थिति और भी खराब थी। मजदूरी कम और काम के घंटे लंबे थे। 1900 तक रूस में मजदूर आंदोलन शुरू हो गए थे। बुद्धिजीवी वर्ग ने मार्क्सवाद अपनाया और रूस में क्रांति की जमीन तैयार हो चुकी थी। चलिए आगे देखते हैं 1905 की क्रांति और उसका क्या प्रभाव पड़ा। जनवरी यानी 1905 में मजदूरों और किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग में खूनी रविवार यानी ब्लड संडे की घटना हुई। पूछता है सेंट पीटर्सबर्ग में किसकी घटना हुई थी, तो खूनी रविवार की।
तो मजदूर महल की ओर जुलूस लेकर गए और लेकिन सैनिकों ने गोलियां चला दी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद पूरे रूस में हड़तालें और विद्रोह होने लगे। जार ने ड्यूमा यानी सांसद बनाने का दावा किया, लेकिन ड्यूमा की शक्ति बहुत ही सीमित थी। इससे जनता का असंतोष बढ़ गया। यह क्रांति असफल रही, लेकिन इसने आगे की क्रांति का रास्ता खोल दिया। प्रथम विश्व युद्ध और रूस की स्थिति क्या थी? 1914 में रूस प्रथम युद्ध में शामिल हो गया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 में आप बता देंगे। युद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह क्या कर दिया? तबाह कर दिया। लाखों सैनिक मारे गए, सैनिकों का मनोबल टूट गया। आम जनता को खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही थी, त्रास्त हो गए थे। उद्योग धंधे बंद होने लगे, मुद्रास्फीति बढ़ गई और गरीबी गहरी हो गई। सरकार की नीतियां असफल साबित हुई। इससे जनता में विद्रोह की भावना तेज होने लगी। बात भी देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें जान माल की हानि के तहत बहुत सारी चीजें हुई, पर सैनिक भी उसमें देखिए उनका मनोबल भी टूटने लगा। खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही थी, देखिए उद्योग धंधे बंद होने लगे, मुद्रास्फीति भी बढ़ गई, गहरी और गरीबी की गहरी होती गई। सरकार की नीतियां असफल हो गई। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। फरवरी क्रांति यानी 1917 पूछता है कभी कभी एग्जाम में, फरवरी क्रांति कब हुई? 1917। 1917 में पेट्रोग्राड यानी सेंट पीटर्सबर्ग में हड़ताल शुरू हो गया। मजदूर, सैनिक और आम लोग इसमें शामिल हो गए। जार की सत्ता के खिलाफ नारे लगे। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जार निकोलस द्वितीय को पद छोड़ना पड़ा। रूस में राजतंत्र खत्म हो गया। अस्थायी सरकार बनी, लेकिन यह सरकार भी जनता की समस्याएं हल नहीं कर सकी। इसलिए आगे अक्टूबर की क्रांति हुई। अब देखिए अक्टूबर की क्रांति 1917 में ही हुई। लेनिन का नेतृत्व था। बोल्शेविक पार्टी यानी लेनिन ने नेतृत्व में ने आंदोलन शुरू कर दिया। उनका नारा था कि सारी सत्ता सोवियत को। मजदूरों यानी मजदूर, सैनिक, किसान सोवियत संगठन यानी बोल्शेविकों के साथ हो गए। अक्टूबर 1917 में क्रांति हुई। अस्थायी सरकार को हटा दिया गया। रूस में समाजवादी सरकार बनी, लेकिन इसके नेता बने। यह दुनिया की पहली समाजवादी क्रांति थी, अक्टूबर क्रांति। इसी पूरी दुनिया प्रभावित भी हुई। सोवियत सरकार और सुधार किया। बोल्शेविक सरकार ने तुरंत बड़े सुधार किए। किसानों को जमीन दी गई, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मजदूरों को बेहतर अधिकार मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला, धर्म और चर्च को राज्य में अलग किया गया, सभी जातियों को समान अधिकार दिए गए। अब देखिए सरकार की जो नीतियां हैं, तभी देखिए धर्म और चर्च को राज्य से अलग कर दिए गए, सभी जातियां थी जो समान अधिकार उनको मिले। रूस एक समाजवादी राज्य बन गया। स्टालिन का उदय और सामूहिक खेती। लेनिन की मृत्यु के बाद 1924 ईस्वी के 24 के बाद स्टालिन सत्ता में आए। अब देखिए 1924 था, लेनिन की मृत्यु हो गई, फिर स्टालिन सत्ता में आ गए। उन्होंने पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स की शुरुआत कर दी। औद्योगिकरण तेजी से बढ़ा। कृषि में सामूहिक खेती लागू हो गई। किसानों की जमीन मिलाकर बड़े खेत बनाए गए। मशीनों और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा। इससे उत्पादक तो बढ़ा, लेकिन किसानों की कठिनाइयां हुई। विरोध करने वाले किसानों को कठोर दंड दे दिया गया, जैसे आज हमारे देश में भी होता है कि सारी व्यवस्था बताइए किसानों के लिए। लोहे की जो छड़ें होती हैं उनको लगा दिया गया। बताइए कितना दर्द दिया गया, कितने किसान मारे जा रहे हैं, कितने किसान हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। इसका कारण सरकार ही है। रूस एक औद्योगिक महाशक्ति बन गया। परिणाम और आलोचना। सोवियत व्यवस्था से सीख क्या मिली हमें? रूस की क्रांति ने दुनिया को समाजवाद का नया मॉडल दिया। मजदूरों, किसानों को बेहतर अधिकार मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में भी सुधार हुआ। महिलाओं की स्थिति भी बेहतर हुई, लेकिन लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर अंकुश रहा।
स्टालिन के शासन में तानाशाही बढ़ गई, विरोधियों पर दमन किया गया, फिर भी समाजवाद ने पूंजी को चुनौती दी। पूरी दुनिया में समाजवादी आंदोलनों को बल मिला। ये दोस्तों ये लेसन तो यहीं पे समाप्त हो गया है, जिससे कि आप लोग ये लेसन इतने अच्छे से हम लोग जाने। और ये लेसन यहीं पे क्लोज हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, जिससे हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी जानकारी मिली, सोवियत संघ के बारे में मिली, रूस जब 1914 ईस्वी में कूदता है तो क्या क्या समस्याएं, खाने पीने उद्योग धंधे भी बंद हो गए। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं हमारे राष्ट्र में। ऐसे ही चीजें एक दिन में नहीं बदली, बहुत सारे समय लग जाता है चीजों को बदलने में। तो जो दुनिया इतिहास हमको एक सीख देता है कि आने वाले कल में ऐसी स्थिति बनती है, गलत चीजों का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए, उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जुड़िए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सकें। ये जो लेसन है मैंने बहुत कम समय में आप लोगों को अच्छे कंटेंट उपलब्ध करने का करवाने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको एग्जाम की दृष्टि से किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत बेस्ट है। थैंक यू सो मच।